नहीं, देखिए, मुकुल राय पहली बार टीएमसी छोड़े थे ऐसा नहीं है। कांग्रेस छोड़कर टीएमसी में आए थे। फिर बीच में कुछ हुआ उनके साथ तो टीएमसी छोड़कर नया पार्टी भी बनाए थे। फिर टीएमसी में वापस गए। फिर भाजपा में आए। भारतीय जनता पार्टी एक वरिष्ठ नेता के रूप में उनको मौका दिया, सम्मान दिया। और हम्म। पहली बार चुनाव जीतने का भी एक मौका उनको दिया था और फर्स्ट टाइम उन्होंने इस प्रकार आम चुनाव में जीता। इसके पहले कभी नहीं जीते थे। मुझे नहीं मालूम, ना हमसे बातचीत हुई ना कुछ है। राष्ट्रीय नेता थे और उनको हर काम में हम लोग लगाए भी। हम्म। और क्यों नहीं टिक पाए। बंगाल में शायद उतना लाभ नहीं हुआ है जितना होना चाहिए था। लेकिन हम्म। लोग तो आए थे और इसलिए आए थे, लोगों को लगा था कि इस बार परिवर्तन हो जाएगा। और हम्म। इसमें एक सार्वत्रिक रूप से ऐसा लगा था कि जिस प्रकार से दूसरे पार्टी से और दूसरे सेक्टर से लोग भाजपा में ज्वाइन कर रहे थे, उसमें सामान्य लोग भी लगा था कि बीजेपी जीत रही है इस बार। लेकिन अब बीजेपी एंटी डिफेक्शन लॉज की बात कर रहे हैं। क्या ये आपको आयरॉनिक नहीं लगता, क्योंकि जब ये टीएमसी छोड़ के बीजेपी में आए तब आपने ये लॉज की बात नहीं की, लेकिन अब एंटी डिफेक्शन लॉज की बात हो रही है। तो ये कानून होते हुए भी ये सब होता है क्योंकि लागू नहीं होती है। असेंबली में स्पीकर के हाथ में बहुत कुछ होता है, तो इसलिए कानून लागू नहीं तो हुआ अभी है। आप लेकिन चाहते हैं कि ये कानून तो कानून बनाया गया था लागू हो? इसीलिए। बिल्कुल लागू होना चाहिए। लोगों का मैंडेट लेके जो आते हैं एक पार्टी के और सिंबल पर जीत करके आते हैं और फिर वो पार्टी बदल लेते हैं, अपने लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है। So, what has the party learned and understood from the results? फिर हमारे लोग नए लोग थे, अनुभवी कम थे, लेकिन जोश काफी था। तो इसलिए तभी तो 38% वोट हमको विधानसभा में मिला है, जो कि बंगाल हम्म। बीजेपी की परिश्रम के कारण मिला है। जो जिस ढंग से प्रचार हुआ, आदि हुआ, जो बाहर से लोग आए, बंगाल हम्म। के लोग शायद उसको उतने उतने ढंग से स्वीकार नहीं किया है। अब पिछले चुनाव में देखिए, 2019 लोकसभा चुनाव में, उसके पहले ममता बनर्जी ने खुद को प्रोजेक्ट करने की प्रयास की। यहाँ स्लोगन चला, दीदी पीएम बनेंगी। और सारे पार्टियों को बुला करके ब्रिगेड ग्राउंड में बहुत बड़ी सभा हुई। उसके बाद चुनाव में जो नतीजा आया, आधे पार्टी तो गायब ही हो गए। कहाँ लोग हैं उनको मानते हैं? तो बंगाल में ही उनका बेस नहीं है, हम बराबरी का टक्कर दे रहे हैं, तो पीएम कैसे बनेंगे? Hi everyone, welcome to another episode of Epicenter. Now, Bengal has been in the center of a storm ever since the elections in the state. Before the elections, if there were TMC leaders who were beelining to join the BJP, now the exact opposite is what is happening. TMC turncoats in the BJP are making a beeline to return back to the party, with Mukul Roy, BJP's former national vice president, being the first to return to the TMC after 4 years with the BJP. Now, what does all of this mean for the BJP in Bengal? To answer that precise question, joining me on this episode is BJP State President Dilip Ghosh. Sir, thank you so much for joining me on this. धन्यवाद। सर, इलेक्शन से पहले मैंने आपको इंटरव्यू किया था, अगर आपको याद है, तो तब मैंने आपसे पूछा था कि जो लीडर्स टीएमसी छोड़ के बीजेपी में आ रहे हैं, उन उससे क्या फायदा हो रहा है, वो क्या बेनिफिट लेके आ रहे हैं पार्टी को, एक्सेप्ट मे बी इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ द लीडर्स इन द पार्टी। तब आपने मुझे कहा था कि जितने ज्यादा लोग टीएमसी छोड़ के बीजेपी ज्वाइन करें उतना ही अच्छा है पार्टी के लिए। आज शायद आप उस बात से सहमत नहीं होंगे। क्या आपको इस समय लग रहा है कि इतने टीएमसी लीडर्स जो बीजेपी में इंडक्ट किए गए, क्या शायद ये गलत गलत स्ट्रैटेजी थी? क्योंकि इलेक्टोरली इतना ज्यादा बेनिफिट, इतना फायदा तो हुआ नहीं है पार्टी को। सिर्फ 6 बीजेपी लीडर्स जो टीएमसी से आए थे वो जीते। तो क्या आपको लगता है कि ये गलत गलत स्ट्रैटेजी थी? नहीं, देखिए, चुनाव के समय क्या स्ट्रैटेजी को प्रयोग किया जाता है। अलग प्रदेशों में भारतीय जनता पार्टी ने इस प्रकार की स्ट्रैटेजी लेके काम किया। दूसरे पार्टी से जो आए उनको टिकट भी दिए, जीते भी लोग, सरकार भी बना। बंगाल में शायद उतना लाभ नहीं हुआ है जितना होना चाहिए था। लेकिन हम्म। लोग तो आए थे और इसलिए आए थे, लोगों को लगा था कि इस बार परिवर्तन हो जाएगा। और हम्म। इसमें एक सार्वत्रिक रूप से ऐसा लगा था कि जिस प्रकार से दूसरे पार्टी से और दूसरे सेक्टर से लोग भाजपा में ज्वाइन कर रहे थे, उसमें सामान्य लोग भी लगा था कि बीजेपी जीत रही है इस बार। हम्म। एक परसेप्शन बना था। हम्म। तो जिस किसी कारण से भी हो, उसका हम एनालिसिस कर रहे हैं। उतना सफल नहीं हो पाया। हम सरकार में नहीं आए, लेकिन मुख्य विपक्ष के रूप में काम करने का मौका हमको पब्लिक ने दिया है। और हम्म। उसको स्वीकार करते हुए वो काम जरूर करेंगे हम। और हम्म। जितना सफलता मिलनी चाहिए था उतना सफलता हमको नहीं मिली।
दिलीप जी, अगर आप हमें बता सकते हैं मुकुल रॉय के साथ क्या हुआ, उन्होंने बीजेपी क्यों छोड़ा, क्योंकि इस ऐसा क्या हुआ कि इस इलेक्शन में कि उन्होंने डिसाइड किया कि वो अब बीजेपी के साथ नहीं रह सकते, क्योंकि वो राजीव बैनर्जी या दूसरों की तरह नहीं कि वो कुछ महीनों के लिए ही थे, ही वॉज विद द पार्टी फॉर 4 years। तो और उनको नेशनल वाइस प्रेसिडेंट भी बनाया गया, तो हुआ क्या, अगर आप थोड़ा सा हमें इंसाइट्स दे सके। नहीं, देखिए, मुकुल राय पहली बार टीएमसी छोड़े थे ऐसा नहीं है। कांग्रेस छोड़कर टीएमसी में आए थे, फिर बीच में कुछ हुआ उनके साथ तो टीएमसी छोड़कर नया पार्टी भी बनाए थे, फिर टीएमसी में वापस गए, फिर भाजपा में आए। भारतीय जनता पार्टी एक वरिष्ठ नेता के रूप में उनको मौका दिया, सम्मान दिया, और पहली बार चुनाव जीतने का भी एक मौका उनको दिया था, और फर्स्ट टाइम उन्होंने इस प्रकार आम चुनाव में जीता। इसके पहले कभी नहीं जीते थे। तो अपने पार्टी की तरफ से बाकी लोगों को साथ जैसा हम व्यवहार करते हैं, अपने पार्टी में जगह देते हैं, सम्मान देते हैं, योग्यता अनुसार, सारा बात उनके साथ हुआ था। अब क्यों छोड़ के चले गए, क्या प्रॉब्लम उनको, उन लोगों को समझ नहीं आया। यहाँ वरिष्ठ नेता थे, राष्ट्रीय जिम्मेदारी उनको मिला है, सारे कामों में उनका योगदान था, फिर भी वो उनको लगा कि भाजपा में रहना संभव नहीं है। तो ये सही है कि भाजपा एक अलग पार्टी है, उसके विचारधारा, उसकी कार्य पद्धति और उसके लिए काम करने का तरीका अलग होता है। यहाँ मनमर्जी क्या नहीं चलता है। प्रॉब्लम हुआ है वो आपको नहीं पता। मुझे नहीं मालूम, ना हमसे बातचीत हुई ना कुछ है। राष्ट्रीय नेता थे और उनको हर काम में हम लोग लगाए भी, और क्यों नहीं टिक पाए, ये अच्छी बात है। लाखों की संख्या में लोग हमारे पार्टी में आए, और एक दो चार लोग ऐसे पार्टी छोड़ने की मन बनाए, कोई तो एक दो छोड़े हैं। और इसीलिए अगर इतने सारे लोग आके पार्टी में काम कर सकते हैं, पूरा देश में काम कर सकते हैं, यहाँ भी लोग काम कर सकते हैं, और है भी लोग काम भी कर रहे हैं। किसी एक दो लोगों को समस्या हो सकता है, वो अपना उनका प्रॉब्लम, पर्सनल प्रॉब्लम। दिलीप जी, ऐसा लग रहा है कि कुछ हफ्तों में और भी लोग बीजेपी छोड़ के टीएमसी जाने वाले हैं। राजीव बैनर्जी का मैंने नाम आपको बोला क्योंकि वो भी लग रहा है कि छोड़ने वाले हैं बहुत जल्द। लेकिन अब बीजेपी एंटी डिफेक्शन लॉज की बात कर रहे हैं। क्या ये आपको आयरॉनिक नहीं लगता, क्योंकि जब ये टीएमसी छोड़ के बीजेपी में आए तब आपने ये लॉज की बात नहीं की, लेकिन अब एंटी डिफेक्शन लॉज की बात हो रही है। नहीं, लॉ देखिए देश भर में लागू हुआ है, तो लॉ है ही है। लेकिन चुनाव के पहले काफी लोग आए थे, आपको मालूम होगा, हम लोगों ने योगदान मेला ऐसा नाम से कार्यक्रम करके हजारों लोगों को ज्वाइनिंग कराई। और टीएमसी में भी इस प्रकार एमएलए, मुझे लगता है कि 20-30 एमएलए सीपीएम कांग्रेस से गए होंगे, जो उनके साथ 3-3, 4-4 साल से काम कर रहे हैं, हमारे पार्टी में आए हैं, हमने टिकट दिया, लोकसभा में लोग जीत के पार्लियामेंट में भी गए हैं। तो ये कानून होते हुए भी ये सब होता है, क्योंकि लागू नहीं होती है। असेंबली में स्पीकर के हाथ में बहुत कुछ होता है, तो इसलिए कानून लागू नहीं हुआ तभी है। आप लेकिन चाहते हैं कि ये कानून तो कानून बनाया गया था लागू हो। इसीलिए। बिल्कुल लागू होना चाहिए। लोगों का मैंडेट लेके जो आते हैं एक पार्टी के, और सिंबल पर जीत करके आते हैं, और फिर वो पार्टी बदल लेते हैं, अपने लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है। लेकिन ये चल रहा है काफी सालों से, देश में चलता रहता है, तो बिल्कुल उसका सर, रोकने के लिए ये कानून बनाया गया भी। बीजेपी में भी हुआ है, ऐसा आपने देखा है बहुत सारे जगहों में ऐसा हुआ है, जो ये बीजेपी के फेवर में भी हुआ है ये। फेवर में भी हुआ है, बीजेपी से भी लोग दूसरे पार्टी में गए हैं, ये तो होता ही रहता है। और वो कानून होते हुए भी हो रहा है। कानून की हम्म भी ठीक से उपयोग होना चाहिए, क्योंकि लोकतंत्र का फिर ये मजाक बन जाता है, लोकतंत्र का सम्मान नहीं रहता है, लोगों का भरोसा भी नहीं रहता है, इसलिए व्यवस्थित होनी चाहिए। हम्म सर, जब मुकुल रॉय की जाने की बात चल रही थी तब शुवेंदु अधिकारी दिल्ली गए थे, वो पीएम से मिले, अमित शाह से मिले, जेपी नड्डा से मिले। अभी ऐसा लग रहा है कि शुवेंदु अधिकारी बीजेपी बंगाल के नए चेहरा चेहरा उभर के आ रहे हैं, उनका उनका फेस, उनका नाम है, ही इज बिकमिंग द न्यू फेस ऑफ बीजेपी बंगाल, जो अभी तक आपके साथ एसोसिएटेड था। उसके बारे में आप क्या कहेंगे। नहीं, देखिए, पार्टी पिछले 5-6 साल में अपना पार्टी का इतना विस्तार हुआ है, अलग अलग चुनाव में हमको लाभ मिला है, और हम्म उसमें काफी लोग आए, नए लोग जीत गए। शुभेंदु अधिकारी एक बहुत जाने माने लीडर है यहाँ की, बंगाल की, काफी आंदोलन में उनका योगदान भी रहा है, उनका परिवार का भी योगदान रहा है। तो स्वाभाविक है, इस प्रकार व्यक्ति को हम आगे बढ़ाएंगे अपने पार्टी में। उनको विपक्षी दल का नेता चुना गया है विधानसभा में, तो हम्म उनका अनुभव पार्टी का हित में काम आए, ये हम चाहेंगे। और स्वाभाविक हम्म रूप से उनकी जो परिचिति है उसका भी लाभ पार्टी को मिल रही नहीं, तो इफ यू डोंट माइंड मी आस्किंग, आप क्यों नहीं गए दिल्ली, आप इन कॉन्वर्सेशन में आप इन्वॉल्व क्यों नहीं थे।
मैं मेरा काम कर रहा हूँ, प्रेसिडेंट के नाते संगठन देख रहा हूँ मैं। लेकिन विपक्ष के जो नेता होते हैं विधानसभा, उनका रोल क्या होता है, कैसे सरकार को सीधा में रास्ता में लाया जाता है, कैसे घेरा जाता है, इसके बारे हम्म में अलग स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। और यहाँ हम यहाँ भी बैठ के करेंगे कि लोकल इश्यूज पर। और हम्म केंद्रीय स्तर पर जबकि वो चुने जाने के बाद पहली बार गए अपने जो नेताओं हम्म से मिले, तो हम्म इस बार विषय में बातचीत भी की होंगे। हम्म So, what has the party learned and understood from the results? क्योंकि जैसे आपने कहा 3 सीट से 77 सीट्स मिलना कोई छोटी बात तो है नहीं, लेकिन क्योंकि बीजेपी के लीडर्स खुद ही इतने कॉन्फिडेंट थे, 200 पार की बात चल रही थी, सारे बीजेपी लीडर्स अब सारे पब्लिक फोरम्स में यही कह रहे थे कि 200 से ज्यादा सीट्स मिलेंगी। तो आपको क्या लगता है कि क्या आपके लिए काम नहीं किया, क्या इतने सेंटर लीडर्स बंगाल में आए, वो भी बार बार आए, क्या आपको लगता है कि ये एक डेस्परेशन का सेंस वोटर्स में आया, या आपको लगता है कि सेंटर लीडर्स कनेक्ट नहीं कर पाए लोकल से, या ममता बनर्जी पे पर्सनल अटैक, सेक्सिस्ट अटैक्स, आपको क्या लगता है कि क्या व्हाट डिडंट वर्क इन बीजेपी's फेवर? हर चीज की एनालिसिस होनी चाहिए। हम लोग जिस प्रकार से चुनाव प्रचार किए थे, और उसका काफी रिस्पॉन्स भी लोगों में मिला था। देखिए, सबसे बड़ी सभाएं हमारी तरफ से हुई है, माननीय प्रधानमंत्री जी का, गृह मंत्री जी का, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का सभाएं हुई। उसमें जितनी बड़ी संख्या में लोग आए थे, देश में किसी पार्टी का कहीं पर इतना नहीं हुआ, यहाँ भी दूसरे पार्टी की तरफ से नहीं हो पाया है। तो हम्म उससे लगा था लोगों का रिस्पॉन्स है। और कई चीजें जो इशू बनाया गया यहाँ, ये बाहरी हैं जो बाहर से आए, इनको लेके और भी कई इशू है। ममता बनर्जी की तरफ से भी, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री आदि हमारे नेताओं के बारे में जो आक्रमण हुआ है जिस भाषा से, वो भी हम्म ना शालीनता थी ना लोकतंत्र के अनुरूप थी। तो हम्म इसलिए ये सारी बातें चर्चा आएगी। लेकिन एक बात है कि हम पहली बार इतने दूर तक, हर बूथ तक पहुंचे, हर हम्म बूथ तक एजेंट और ऑर्गेनाइजेशन हम पहली बार बनाए। हम्म फिर हमारे लोग नए लोग थे, अनुभवी कम थे, लेकिन जोश काफी था। तो इसलिए तभी तो 38% वोट हमको विधानसभा में मिला है, जो कि बंगाल हम्म बीजेपी की परिश्रम के कारण मिला है। जो जिस ढंग से प्रचार हुआ, आदि हुआ, जो बाहर से लोग आए, बंगाल हम्म के लोग शायद उसको उतने उतने ढंग से स्वीकार नहीं किया है। लेकिन हम्म लोग तो आके सभा में भाषण सुन रहे थे, हमारे तालियां हम्म बजा रहे थे, हम्म जय जयकार कर रहे थे। एडमिनिस्ट्रेशन से हम्म लेकर सामान्य लोगों तो इस प्रकार संदेश दे रहे थे कि भाजपा जीत रही है। हम्म फिर भी नतीजा में वो नहीं आ पाया है। इसका और भी कुछ कारण होगा, उसका थोड़ा एनालिसिस हमको करना पड़ेगा। तो अभी तक जितना एनालिसिस किया है उसमें आपको क्या इश्यूज निकल के आ रहे हैं? क्योंकि जो एरियाज में जहां पर लोकसभा के इलेक्शन में बीजेपी ने बहुत अच्छा किया था, जैसे जंगल महल रीजन वगैरह में बहुत अच्छा किया था, इस बार इतना 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 अच्छा नहीं कर पाए, क्योंकि थोड़ा सा वोट शेयर वापस टीएमसी को मिल गया। वो कैसे आपको इन चीजों का आप कैसे एनालिसिस कर रहे हैं, और आपको क्यों लग रहा है कि ऐसा क्यों हुआ? उसमें कुछ जगह में ट्राइबल वोट हमको कम मिला है। उसमें कई सारा और भी इशू है, जिन्होंने अचानक ट्राइबल एक भत्ता चालू किया, लोगों को 1,000 रुपया देना शुरू किया। कुछ रिजर्वेशन का मामला भी था, शायद उसका भी असर हुआ होगा। अभी हम्म उतना हम लोग कर नहीं पाए, क्योंकि उसके तुरंत बाद जो हिंसा शुरू हुआ पूरा प्रदेश में, अभी भी हजारों लोग घर छोड़कर बाहर हैं, और ना तो बैठक हो रही है, ना तो मिल पा रहे हैं हम। अभी भी हम लोग वर्चुअली मीटिंग कर रहे हैं लोग कार्यकर्ताओं से। हर जिला हम्म में मैं गया, प्रमुख लोगों से मिल के आया जरूर, लेकिन डिटेल्स में जो होना चाहिए नीचे तक की बैठक और चर्चा, वो नहीं हो पा रही है। सर, अगर हम पोस्ट पोल वायलेंस, जैसे आप हिंसा की बात करते हैं, पोस्ट पोल वायलेंस की हम बात करें, बहुत ही शेमफुल, बहुत ही शर्मनाक, हर बंगाली के लिए, हर बंगाल के निवासी के लिए ये बहुत शर्मनाक बात है। लेकिन ये कहना कि हिंदूज को टारगेट किया गया मुसलमानों ने, या ये कहना कि ये कम्युनल वायलेंस था, रिलीजियस बेस्ड वायलेंस था, मतलब वायलेंस को एक रिलीजियस कलर देना इंस्टेड ऑफ सेइंग दैट इट वाज पॉलिटिकल वायलेंस, क्या ये कहना सही होगा? क्योंकि अगर आप सोशल मीडिया पर भी देखें, इतना जो कैंपेन चला है उसमें इतना फेक न्यूज भी स्प्रेड हुआ है, फेक फोटो स्प्रेड हुए हैं, वीडियोस, फेक न्यूज बहुत ज्यादा पोस्ट पोल वायलेंस के ड्यूरिंग ये पूरा सोशल मीडिया पे स्प्रेड हुआ। इसके बारे में आपको क्या कहना है? आपको लगता है कि ये सही था, ये जो पूरा नैरेटिव, हिंदू मुस्लिम वाला नैरेटिव शुरू हो गया बंगाल में इलेक्शन के बाद? नहीं था तो पॉलिटिकल वायलेंस, और वो धीरे धीरे एक तरफ कम्युनल वायलेंस की तरफ गया, इसलिए हम लोग बोल रहे पॉलिटिकल जिहाद।
क्योंकि ये अभी भी चल रहा है, जहां जहां मिक्स पॉपुलेशन है, सेंसिटिव इलाका, वहां पर अभी भी चल रहा है। उन्हीं जिलों में ज्यादा नुकसान हुआ है। और इस प्रकार एंटी सोशल जो कम्युनिटी से है उनके द्वारा ज्यादा और इस प्रकार इसमें भागीदारी रही है। जो जो जिला देखिए अभी भी, वहाँ कुछ बिहार है, इधर में बैरकपुर, बसीराट और सुंदरबन के साउथ स्टेशनों के तीन तीन पार्लियामेंट सीट है, इधर घटाल है, मेदिनीपुर का कुछ हिस्सा, हावड़ा, ये सारा सेंसिटिव इलाका है और मिक्स पॉपुलेशन वहाँ है। और इसलिए लोगों को लग रहा है जो दिख रहा है यही सारे लोग सामने हैं और वो चित्रा रहा है। और जब इस प्रकार घटनाएं होती है लोग डरे घबराए होते हैं, और जो भी सोशल मीडिया इस प्रकार प्रचार चलता है, कोई देखे बिना उनको लग रहा है कि उसको स्प्रेड करने लगते हैं। इस प्रकार कई सारा घटनाएं हुई है, घर में बैठे बैठे लोग इस प्रकार कर रहे हैं। तो आप लोगों मानते का हैं कि मन की जो बहुत डर बहुत है उसके फेक कारण न्यूज भी बहुत फेक न्यूज भी वायरल हुआ है, आप मानते हैं ये? हाँ, बहुत सारा फेक न्यूज, मतलब कहीं से वीडियो आ गया, कोई उसको सर्कुलेट कर दिया, ऐसा कई घटना होता है। लोग उसके पीछे नहीं जाते घटना क्या है, परिस्थिति के कारण एक प्रकार उसमें लोग बह जाते हैं और इस प्रकार घटना हो जाती है। कई वीडियो अगर उसमें चलना शुरू कर देता है, चलता भी रहता है, कोई इसका दिखता नहीं कि कहाँ इसका आधार है, क्या है, नहीं है। एक ह्यूमर भी चलता है, ह्यूमर, बिल्कुल। उस ह्यूमर के कारण ये सब होता रहता है, ये भी हो रही है। लेकिन लेकिन ये कुछ घटना के बीजेपी कारण हम लीडर्स ने जहां भी जहां कुछ, गए हैं, ये बीजेपी लीडर्स जहां ने भी जहां हम कुछ। भी गए हैं, हमारे 3 दिन के बाद माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आए थे, उनको भी लेके गया है। सब जगह यही घटना आई है सामने कि एक विशेष समुदाय के लोग ही इसमें ज्यादा भाग लिए हैं। और ऐसा नहीं कि हमारे भी माइनॉरिटी कार्यकर्ता जो थे उसी बस्ती में रहते थे, उनका घर जला दिया गया, लूट लिया गया, क्योंकि वो बीजेपी करता था। उन्हीं के समाज के लोगों ने भी किया है। नारदा केस के बारे में आपसे पूछना चाहती हूँ। 5 साल से इस केस में कुछ भी सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट नहीं हुआ, कुछ भी सीबीआई ने इस मामले में कुछ नहीं किया। इलेक्शन रिजल्ट्स के बाद सडनली सीबीआई ने डिसाइड किया कि वो इस केस में अरेस्ट होंगे। कोई नए एविडेंस भी ऐसे कुछ पब्लिक डोमेन में कुछ नया कुछ आया भी नहीं है। और जो लीडर्स जो बीजेपी में हैं, जो अक्यूज थे इस केस में, उनके अगेंस्ट अरेस्ट वारंट्स नहीं निकले, जैसे शुभेंदु अधिकारी, और तब मुकुल रॉय तब बीजेपी में थे। आपको इसके बारे में आप ये कैसे एक्सप्लेन करेंगे ये? नहीं, देखिए, चुनाव के पहले भी तो कई लोगों को बुलाया गया, तो लोग जाके मिले भी, जिनके नाम ले रहे हैं इनको भी बुलाया गया। और पिछले साल ही इसकी रिजल्ट, पूरा इंक्वायरी रिपोर्ट जमा हुआ है। नारदा शारदा की जो चल रहा था इंक्वायरी सीबीआई के द्वारा, वो रिपोर्ट उन्होंने सबूत किया है। और चुनाव के पहले होने से बोले देखो चुनाव को देखते हुए कार्रवाई किया जा रहा है। अब चुनाव को बाद हुआ तब प्रश्न आता है चुनाव को बाद क्यों। लेकिन ये कितनी बड़ी घपला हुआ है, इतना बड़ा जो भ्रष्टाचार हुआ है, उससे समाज अपने आंखों से देखा है पर्दे पर, तो उसका समाधान होना चाहिए, दोषियों बिल्कुल को होना सजा चाहिए, मिलनी चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए, इस लेकिन दिशा से काम पांच होना साल चाहिए। तक और क्यों नहीं हुआ, और अभी जाके क्यों इलेक्शन के बाद हो रहा है सब? मैंने पिछले जिनको बुलाया गया वो लोग अभी बोले कि हम तो जितने बार बुलाए हम गए हैं, इसका मतलब कार्रवाई चल रही, तो तो जैसे जैसा लेकिन जैसे नतीजा पर आए उस शुभेंदु पर अधिकारी कार्रवाई हो के रही है। अगेंस्ट भी सेम ही एविडेंस है जो शायद दूसरों के अगेंस्ट है, जैसे फिरहाद हकीम या शुभ्रतो मुखर्जी, इनके अगेंस्ट जो एविडेंस है वो सेम एविडेंस शुभेंदु अधिकारी के अगेंस्ट भी है। तो शुभेंदु अधिकारी के अगेंस्ट अरेस्ट वारंट क्यों नहीं हुआ? व्हाई हैजंट ही बीन अरेस्टेड? नहीं, देखिए, जो नारदा मामला हमने देखा है, शुभेंदु अधिकारी को ना तो मुकुल राय को पैसा लेते हुए किसी ने पर्दे पर नहीं देखा है, और इनको लेकिन को देखा है छोड़ सर। दिया ऐसा नहीं है। मुझे जहां तक मालूम है इन दोनों को भी पीछे पहले नोटिस आया, इन लोग जाके मिल के आया, अपना पक्ष रख के आया है। तो इसलिए क्या एविडेंस उनके हाथ में है ये तो हम नहीं बता पाए, ना तो आप बता पाए। जो रिपोर्ट में आया उसका आधार पर कार्रवाई हो रही है, और ये कोई मनमर्जी नहीं है, सुप्रीम कोर्ट के देखरेख में हो रही है। और देश की सबसे जो विश्वसनीय संस्था है सीबीआई, उसने कार्रवाई कर रही है। इसलिए भरोसा रखना चाहिए, जैसा साबुत होगा तो उस पर सजा मिलेगा, नहीं तो ये बिल्कुल लोग छूट जाएंगे। तो आपको लगता है कि जो आपके पार्टी में भी है उनके अगेंस्ट भी सेम कार्रवाई ही होनी चाहिए? नहीं, कोई भी हो, कानून से बाहर कोई नहीं है। इस प्रकार आर्थिक जो अपराध होता है, भारत में बहुत बड़ा बड़ा घोटाला हुआ है। पिछले कांग्रेस सरकार के समय भी लाखों करोड़ों का इस प्रकार घटना आता था, कई लोग जेल भी गए हैं, उसकी इंक्वायरी भी चल रही है। और लोग इससे नाराज है, इसलिए केंद्र में सरकार बदली थी 2000, और इसलिए इसकी निराकरण होनी चाहिए, दोषियों को सजा मिलनी चाहिए, और पब्लिक लाइफ में जो लोग हैं उनको भी संयत होना चाहिए। ठीक है सर। सर, हम ये सेंटर वर्सेस बंगाल का जो ये पॉलिटिक्स प्ले आउट हो रहा है इलेक्शन के बाद, हम सब देख रहे हैं। टीएमसी कह रहे हैं कि ये सेंट्रल गवर्नमेंट इज टारगेटिंग द स्टेट गवर्नमेंट बिकॉज दे आर नॉट बीइंग एबल टू डाइजेस्ट द लॉस इन द इलेक्शन।
इसीलिए पहले नहीं नारदा देखिए, लेके आए, फिर ये पूरा अलपन बंदोपाध्याय के साथ जो इंसिडेंट हुआ, पूरा ये सब जो हो रहा है स्टेट में, बंगाल वर्सेस सेंटर का जो पूरा पॉलिटिक्स प्ले आउट हो रहा है, उसके बारे में आपको क्या कहना है? नहीं, बंगाल की राजनीति का नैरेटिव है, यहाँ और कुछ नहीं है। सीपीएम के जमाने से देखिए आप, हमेशा केंद्र सरकार जवाब दो, रास्ता में उतर जाएंगे। यहाँ तो मुख्यमंत्री खुद उतर जाती है। जीएसटी कानून हुआ, सबके उपस्थिति में पास हुई थी, और सबकी सबसे ज्यादा लाभ उसका वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट को मिल रहा है। उनके जो फाइनेंस मिनिस्टर वहां के चेयरमैन थे, सब में उनका हाँ रहा। लेकिन यहाँ आके जीएसटी नहीं मानेंगे, नहीं चलेगा, उसका आंदोलन होगा। सीए का कानून पारित हुआ पार्लियामेंट में उनके एमपीओ के उपस्थिति में, लेकिन वही एमपी आके यहाँ शपथ लेते हम सीए को नहीं मानेंगे, और उसका विरोध में शुरू हो जाता है आंदोलन। सबसे ज्यादा नुकसान बंगाल में हुआ है। इस प्रकार जितनी भी सारी कानून यहाँ चुनाव कमीशन को टारगेट करते हैं, सेंट्रल फोर्सेस को। अभी तो सेंट्रल फोर्सेस का ऊपर केसेस भी डाला गया है, नॉन अवेलेबल। सेना का खिलाफ यहाँ ममता बनर्जी कमेंट करती हैं, तो इसमें कौन सा केंद्र सरकार है? तो यहाँ की एक नैरेटिव पिछले 40-50 साल से बनी हुई कि हर चीज में केंद्र का विरोध करना, प्रतिवाद करना है, और इससे बंगाल को नुकसान सबसे ज्यादा हो रहा है। अभी हमारे प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर, होम मिनिस्टर आदि को बाहर ही बोला गया, लेकिन टिकायत साहब आके गए दीदी के साथ मीटिंग करके नवान्न में, उनको कोई बाहर ही नहीं बोला है। उनका सलाहकार पीके हैं, उनको कोई बाहर ही नहीं बोलता है। और कितने सारे इस प्रकार घटनाएं हो रही है। एक चीफ सेक्रेटरी को लेके हुआ है, वो एक प्रशासनिक कार्रवाई है, उनको कुछ पूछा गया, बुलाया गया, नहीं गए तो कार्रवाई हुई, तुरंत बंगाली और बंगाली का बन गया कि वो बंगाली हो। लेकिन उनके जगह पर अभी जिनको ले आए वो तो बंगाली नहीं है। नॉन बंगाली को कैसे अब चीफ सेक्रेटरी बना दिया, और जो चीफ सेक्रेटरी को बुलाया नहीं माना तो कार्रवाई हो, तो वो बंगाली हो गए। तो यहाँ की राजनीति कुछ ऐसा सालों से चल रहा है, कुछ नहीं। यहाँ तो ना संविधान मानते हैं, ना सुप्रीम कोर्ट मानते हैं। इलेक्शन कमीशन को अब टारगेट करेंगे, उसको एक पार्टी बना दिया, सेंट्रल फोर्स को पार्टी बना देंगे। जो गुजरात में यहाँ शीतलकुची नाम से जगह, कुछ बिहार में जो घटना हुई है, सेंट्रल फोर्स का अटैक किया गया, तब गोली चली है, ये सब मामला है। तो वहां भी ममता बनर्जी ने सीधा सीधा लोगों का आह्वान किया था कि सेंट्रल फोर्स को रोको, जो मिले हाथ में आ जाओ उसको रोको, और लोगों ने किया है, जाने गई है। और जो पुलिस ऑफिसर वहां था, उनके खिलाफ इंक्वायरी लगा करके वहां के जो एसपी है, आईसी है, उनको काटघरे में खड़ा किया। तो यहाँ की राजनीति ऐसे ही चलती है, उसमें लोगों की कोई हित नहीं, लेकिन एक नैरेटिव बना करके केंद्र के खिलाफ लड़ाई करके लोगों को अपने तरफ लाना और उलझाने का प्रयास होता है। सर, फाइनल क्वेश्चन, क्या आपको लगता है कि ममता बनर्जी एक नेशनल ऑपोजिशन फेस की तरह देख सकते हैं लोग उनको 2024 में? बीजेपी के खिलाफ खड़ी हो सकती हैं वो एज अ नेशनल ऑपोजिशन फेस, आपको लगता है 2024 में ममता बनर्जी? नहीं, जब इनके पास कोई इशू नहीं रहता ना, ऐसा ही करते हैं। सीपीएम के जमाने में ज्योति बाबू को पीएम बनाने के लिए बहुत जोर मुहिम चली थी, ज्योति बाबू पीएम। बाद में उनके पार्टी ही पीछे हट गए, उनको मना कर दिया। अब पिछले चुनाव में देखिए, 2019 लोकसभा चुनाव में, उसके पहले ममता बनर्जी ने खुद को प्रोजेक्ट करने की प्रयास की। यहाँ स्लोगन चला, दीदी पीएम बनेंगी, और सारे पार्टियों को बुला करके ब्रिगेड ग्राउंड में बहुत बड़ी सभा हुई। ममता बनर्जी ने अशोक को बोला, दीदी जैसा लीडर होना चाहिए। उसके बाद चुनाव में जो नतीजा आया, आधे पार्टी तो गायब ही हो गए। ममता बनर्जी 34 से 22 में आ गए एमपी, और फिर वो कोई नाम नहीं लेता। फिर एक बार, अब क्या है, सच में कोई ऐसा विपक्ष पार्टी देश में रहा नहीं नेता कि मोदी जी का बराबर हो, तो किसी को तो खड़ा करना पड़ेगा। अगले कई प्रदेश में चुनाव भी है, उसमें मोदी जी के साथ लड़ना है, भाजपा के साथ लड़ना है, इसलिए किसी को खड़ा करना पड़ रहा है। अगर मोदी ममता बनर्जी सच में नेता है, तो कई प्रदेश में गए थे, पटना गए, लखनऊ गए, मुंबई गए, तो कुछ बना ही नहीं मामला। कहाँ लोग हैं उनको मानते हैं? तो बंगाल में ही उनका बेस नहीं है, हम बराबरी का टक्कर दे रहे हैं, तो पीएम कैसे बनेंगे? और यहाँ से 42 के 42 सीट जाए, मिल जाए उनको पार्लियामेंट का, तो कोई सत्ता में आने का चांस है क्या? तो दूर है, अभी 3 साल देखेंगे हम, लेकिन तब तक चलाया जाएगा। कोई लोगों को सपना दिखाकर, झुंझुनी पकड़ा करके लोगों को चलाया, चलो दीदी पीएम बन जाएगी। तो भगवान ना करे, बंगाल की जो हालत हम झेल रहे हैं, अगर दिल्ली में जाए, इनका योगदान हो जाए, तो पूरा देश का हालत यही हो जाए। Thank you so much, sir, for joining me. If you like this video, don't forget to virtually like this video as well. Share the video with your friends and your followers. And don't forget to subscribe to this channel and also hit the bell icon so you never miss a video on this channel. We need your support, we need your encouragement, we need your engagement to be able to sustain this channel, to be able to grow this channel. So please, please, please continue to support us, and through that you can support independent journalism in the country. Thank you so much for watching this video.